एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज का जो एसएससी सीजीएल 2026 टीयर 1 के लिए ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जो लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल है उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये जो टेस्ट है ये कल शाम 7 बजे मतलब 5 जुलाई शाम 7 बजे तक अवेलेबल है। आप ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाके दे सकते हो। देखिए आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए क्योंकि इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग भी उन्होंने क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आपका टाइमिंग के ऊपर भी प्रैक्टिस बनेगा। अब देखिए हमें क्या बताना है, फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए अंडर रूट में 3। ए क्या होता है, ट्राइंगल का साइड, तो 7 अंडर रूट में 3। देखिए ऑप्शंस देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा उन्होंने क्या कर दिया, अंडर रूट 3 को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 अंडर रूट 3/3। अब देखिए आपने देखा होगा स्लोप का मैं केस बताती हूँ। जब दो लाइंस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनका जो स्लोप होता है m1 इनटू में m2 करेंगे तो क्या आता है -1। और अगर दो लाइंस आपस में क्या रहे, पैरेलल रहे, ठीक है, तो उनका जो स्लोप होता है m1 किसके बराबर होता है, m2 का। तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, एक लाइन जो है पास करती है इस इन पॉइंट से एंड पैरेलल टू द लाइन, मतलब ये भी एक लाइन है और वो पैरेलल है किस लाइन के, इस लाइन के, ठीक है। तो हमें बनानी है इसकी इक्वेशन। तो देखिए पहले हम यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेते हैं। क्या होता है, y2 माइनस में y1 10 माइनस टू 8 अपॉन में x2 माइनस में x1, ये हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, स्लोप कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब हमें इसका लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस में x1, और ये जो पॉइंट्स है हमारे पास ये है y1 और x1, ठीक है। सो y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस में x1। इसे पूरा सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2x माइनस में 2। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ हनी, शहद की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ हनी शहद की मात्रा 2/5 है किसकी, वाटर के मात्रा से, ठीक है। वाटर देखो द क्वांटिटी ऑफ हनी इज 2/5 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर यहाँ से हटा दूँ तो देखिए आपको हनी इज टू वाटर का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। हनी कितना है 2x और वाटर कितना है 5x। अब वो क्या कहता है, इफ 10 ml ऑफ वाटर एंड 7 ml ऑफ हनी आर एडेड, ठीक है, समझ में आया। मैंने हनी के अंदर 7 ml ऐड कर दिया और पानी के अंदर 10 ml ऐड कर दिया। देन द क्वांटिटी ऑफ हनी, अब वो क्या कहता है, हनी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द वाटर। अगेन मैं वाटर को यहाँ से हटा देती हूँ। वाटर अगर यहाँ पे लिखो तो हनी इज टू वाटर का रेशियो कितना आ गया, 1:2, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4x प्लस में 14 इज इक्वल्स टू में 5x प्लस में 10। तो ये कितना रह जाएगा, x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी कितना था, 2x, और अब यहाँ पे x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4। तो 4 2 8, जो स्टार्टिंग के अंदर हनी था वो कितना था, 8 ml। अब देखिए इसके अंदर मैं पहले इक्वेशंस बनाती हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मार्क्स ऑफ पी के जो हिंदी के अंदर मार्क्स हैं वो कितने हैं, 28%, 128% है किससे, मोर देन द मार्क्स ऑफ क्यू के हिंदी में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सीधा सीधा वो बोल रहा है कि जो पी के हिंदी के अंदर मार्क्स है वो 28% ज़्यादा है किससे, क्यू के हिंदी के मार्क्स से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको एक बात बोलूँ कि हम मान लेते हैं क्यू के जो मार्क्स थे हिंदी में वो थे 100, और जो पी के मार्क्स हैं हिंदी में वो कितने होगा, 128 होगा। इतनी बात यहाँ पे समझ में आई। और अब वो क्या कह रहा है, एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन इंग्लिश, पी के जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो क्या बोल रहा है, इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू हिंदी। अगर मैं पी एंड क्यू के हिंदी के मार्क्स का क्या कर दूं, एवरेज कर दूं, तो इसका एवरेज कितना बनेगा आपका, इन दोनों को आप प्लस कर दो, 822 डिवाइडेड बाय 2। तो पी के इंग्लिश में मार्क्स कितना आ गया, 114, ठीक है। अब वो क्या कहता है, इफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय क्यू इन इंग्लिश इज 25% मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन हिंदी। पी इन हिंदी के अगर मैं 125% मार्क्स कर दूं, 25 5 25 4
4 3 और 4 2, तो ये कितने हो जाएंगे 160। क्यू के इंग्लिश में मार्क्स आ गए 160। तो हमें आखिर में क्या बताना है, देन बाय हाउ मच परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश बाय पी इज मोर और लेस, मतलब पी के इंग्लिश के अंदर मार्क्स कैसे हैं, कम है या ज़्यादा है क्यू से इंग्लिश के मार्क्स में, ठीक है ना, और उसका परसेंटेज बताना है। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप देखो 46 मार्क्स, पी के इंग्लिश में 46 मार्क्स कम है किससे, 160 से। इसे परसेंटेज के अंदर अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.75%। अब देखिए ट्रिपलेट अगर आपको पता हो तो बहुत ईजी है, 21 29 और ये कितना हो जाएगा 20। तो देखिए साइन वाई, साइन क्या होगा ये 20/29, सेक क्या होगा 29/21 और 10 क्या होगा 20/21, ठीक है। तो 29 से 29 कैंसिल, ऊपर क्या रहा 400 और नीचे 441, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते। अब देखिए वो क्या कहता है, ए और बी एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं कितने दिन में, 18 दिन में। तो ए 18 प्लस में बी 18, ठीक है। अब वो क्या कहता है, आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days, दोनों ने 6 दिन तक काम करा, तो 6A प्लस में 6B, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, ए ने काम को छोड़ दिया और बचा हुआ काम बी ने करा कंप्लीट कितना, 24 दिन के अंदर। तो हमें बताना है कि क्या कहते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए यहाँ से पहले मैं A/B की एफिशिएंसी निकालूंगी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 30B, और इधर अगर मैं लेके आ जाऊं B का तो ये कितना हो जाएगा 12B, और ये A है उधर ले जाके माइनस कर दूंगी तो 12A। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना दिख रहा है आपको, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो A/B का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 1:1। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी, A ने 18 दिन काम करा, B ने 18 दिन का, मतलब जो काम था स्टार्टिंग का वो 18 दिन में कंप्लीट हो रहा था, दोनों मिलकर काम करते, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 2, मिला देंगे तो 2 × में 18, ये था टोटल वर्क। अब वो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी, तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा वो 36 दिन में। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर थे जिसने इन्वेस्ट करा 50,000, 70,000 और 90,000 का कैपिटल। अब वो क्या कह रहा है, ये था P, Q और R। अब वो क्या कह रहा है, 5 महीने के बाद Q ने 20,000 रुपये निकाल लिए, तो Q के कितने बचे 50,000 रुपये। और देखिए 5 महीने ये हो गए, पूरे 12 महीने कंप्लीट करने के लिए 7 मंथ। और फिर वो क्या कहता है, आफ्टर 8 मंथ, आर की बात हो रही है, आर ने 8 महीने तो ऐसे ही काम करा, उसने उसके बाद क्या कर दी, 1/3 अपनी कैपिटल को निकाल लिया। 1/3 मतलब अगर मैं 90,000 का 1/3 करूं तो कितना हो गया 30,000, उसने अपनी कैपिटल का 30,000 निकाल लिया, तो कितना बचा 60,000, और ये कितना महीना चला, 4 महीने चला, ठीक है। अब वो आगे हमसे क्या कह रहा है, ये पूरा 12 महीने काम करा। अब वो क्या कह रहा है, हमें अगर एनुअल प्रॉफिट था 66,000 रुपये का, तो आर का शेयर बताना है। तो देखिए पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ये सब हटा देते हैं, ये हो जाएगा कुछ 60:2 में, ये 35 70 और ये हो जाएगा 96, PQR का रेशियो। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 35 और ये रह जाएगा 48, इसे प्लस कर देंगे तो टोटल पार्ट्स आ रहे हैं 113, ठीक है। तो 66,000 डिवाइडेड बाय 113 और मल्टीप्लाई बाय 48, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 28035। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक बाइक था एक बाइक की कीमत 18,000 है, मतलब अगर मैं खरीदूं तो मुझे 18,000 की पड़ेगी। उसके बाद उसे पे करा जा रहा है 6 इंस्टॉलमेंट में, उसका जो पैसा है 6 इंस्टॉलमेंट में पे करा जा रहा है। अब देखिए उसने अगर 6 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, 6 3 18 19, तो टोटल पैसे उसने कितने दिए, 18,000 देने थे, उसने दिए 19,800। तो जो बीच का गैप है वो क्या है, उसका इंटरेस्ट है 1,800 रुपये का, उसने 1,800 रुपये का इंटरेस्ट दिया। तो हमें बताना है इंटरेस्ट रेट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट का है। तो देखिए इंटरेस्ट का रेट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, किधर गया, अरे हाँ एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, 2400 इनटू में इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इनटू में n प्लस में 1। n क्या है, जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स आपको लगे, इसके अंदर नंबर ऑफ मंथ्स कितने, उसने 6 महीने में पे करा, तो देखिए 2400 इनटू में 1800 अपॉन में प्रिंसिपल कितना था 18,000 इनटू में n
मतलब 6 और 6 + 1 7, तो 6 इंटू में 7 ऐसे ही लिख देती हूँ। ये 2 0 से 2 0 और ये रह जाएगा यहाँ 10, ये कैंसिल हो गया। 6 4 ज़ा 24, तो ये कितना रह गया 40/7। 7 5 ज़ा 35, 5 में आपको एक ही ऑप्शन लग रहा है 5%। ठीक है, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप नोट कर लेना अगर ना हो आपके पास। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक घनाभ में पानी की कुछ मात्रा है, घनाभ का आधार कितना है, मतलब लेंथ इंटू में ब्रेथ हमको दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है 42 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन पानी में रखा जाता है। अगर 42 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 42 इंटू में 42 इंटू में 42, तो वो पूरी तरह पानी में डूब जाता है। तो इस प्रकार का पानी का स्तर कितना उठा। तो देखिए अगर आप घनाभ का वॉल्यूम निकालते, ठीक है ना, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। जब भी एक ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर डूब जाए, सबमर्ज हो जाए, तो जितना हाइट बढ़ता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने डुबाया है, तो इज इक्वल्स टू में ये किसके बराबर में होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 2 ज़ा 2, ये हो जाएगा 20, देन ये हो जाएगा 10 और ये रह जाएगा 21। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 882 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10, तो हाइट कितना आ जाएगा 88.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था जिसका डायमीटर था, व्यास था 42, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर और उसका हाइट था 49 सेंटीमीटर। देखिए जब भी एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जाएं तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, ये इसको मेल्ट करके उन्होंने क्या बनाया, सॉलिड हेमिस्फेयर बनाया जिसका डायमीटर है 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7/2। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ बॉल्स बनाए गए हैं, तो n 4/3 पाई आर का क्यूब 7/2, ठीक है ना, पाई आर का क्यूब। अब देखिए 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये रह गया 2 3 ज़ा 6, तो 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 6 3 ज़ा 18, तो 8 कहाँ है, सिर्फ एक ही यूनिट डिजिट पे है, तो 378 मतलब स्फेयर्स बनेंगे उसको मेल्ट करके। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको बॉड मास का रूल याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये सिर्फ बॉड मास के रूल से ही होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट को ऑफ करना होता है। तो देखिए ब्रैकेट यहाँ पे है, इसे ऑफ करेंगे, बट उससे पहले क्या करेंगे, अंदर कैलकुलेट करेंगे जो भी है, पहले अंदर का जो सोल्यूशन है उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑफ हटाएंगे, ऑफ की जगह हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा 15, इसे माइनस करना है किससे, 3/5 से, तो ये हो जाएगा 15, 4 माइनस 5 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/15, तो ये रह गया माइनस का 1/3। ठीक है, क्या आ गया 1/3, और इसको 1/3 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो पूरा यहाँ तक का है इक्वेशन, इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/9। अब ऐसे ही यहाँ आगे चलेंगे तो सबसे पहले ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5 माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो देखिए 3/4, ये वाला 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो 8 1 ज़ा 8, ये तो था 9/8, तो अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो देखिए 4 2 ज़ा 8, ये कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, दूसरे वाले का कितना आ गया, आपका जो ये वाला इक्वेशन था इसका आंसर आ गया 1/3, दोनों को आपस में प्लस करना है। तो देखिए 1 माइनस का 1/9 प्लस का 1/3, तो ये कितना रह जाएगा 9, माइनस का 1 प्लस का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 3, तो ये कितना रह जाएगा 2/9। आंसर कितना रह जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 2/9। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इन अ सर्कल एक आर्क है, जो सर्कल की जो ये देखिए सर्कल होता है, ये जो उसकी आर्क लेंथ है वो कितनी दे रखी है 12। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, सेंटर पे एक एंगल बनाती है ये आर्क, वो थीटा के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है 2/3। हमें पूछा जा रहा है उसका रेडियस। तो देखिए आर्क का जो लेंथ है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू में थीटा इंटू में रेडियस, तो आर्क का लेंथ है 12,
थीटा कितना दे रखा है 2/3 और रेडियस हमें रेडियस ही बताना है 6 3 ज़ा 18। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए मैं सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो सेक स्क्वायर थीटा है 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, टेन स्क्वायर। तो देखिए ये जो न्यूमरेटर था इसका फाइनल इक्वेशन क्या बन गया 3 + 1 4 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कुछ यही है, 2 को अगर मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना रह गया 1। अब देखिए वो क्या कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 24 एम्प्लॉयज। जो 24 एम्प्लॉयज थी उनकी एवरेज एज कितनी थी 24 एम्प्लॉयज की थी 36, तो टोटल एज उनकी कितनी हो गई 864। अब वो क्या कह रहा है दो नए एम्प्लॉयज जिनका एज था 43 और 45, तो टोटल एज कितना हो गया 98, वो रिटायर हो गए। अब जो 3 और एम्प्लॉयज आए हैं उनका एवरेज एज है 28, मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे 3 से, 8 1 24 3 2 से, तो इनका जो टोटल एज है कितना है 84। तो जो एम्प्लॉयज गए उनका एज कितना था 98 और जो एम्प्लॉयज आए उनका एज कितना है 84, तो इनकी एज का डिफरेंस कितना हो गया 14 क्या हुआ है कम हुआ है। तो देखिए अगर मैंने इसमें से 14 कम कर दिया तो अब जो टोटल एज बची वो कितनी बची 850, और पहले जो एम्प्लॉयज थे 24 थे, ठीक है, और अब जब एम्प्लॉयज कितने आए 3 आए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए 25। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो जो एवरेज एज आएगी 25 एम्प्लॉयज की तो कितनी आएगी 34 ईयर्स। अब देखिए अब वो क्या कहता है एक पार्क है ABCD जिसके अंदर AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल है। AB की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और CD की लंबाई है 16। तो देखिए अगर आप फिर इस फिगर को बनाओगे तो ये कुछ क्या बन गया ट्रेपेजियम बन गया, ये हो गया ABCD, ठीक है। और इस पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है 65, तो भुजा AB और CD की लंबवत दूरी बताइए, मतलब इसका हाइट बताना है। तो देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हाफ A + B मल्टीप्लाई में H, ठीक है ना। तो एरिया हमें दे रखा है 65, 1/2 इसको कर देंगे तो ये रह जाएगा 26 इंटू में H, तो ये हो गया 13 5 65, तो हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है मान लीजिए ये जो सारे नंबर है इससे द्वारा एक सबसे छोटी संख्या x है, ठीक है, जो इन सब नंबर्स को डिवाइड कर देती है, विभाज्य कर देती है, वो एक नंबर है x। तो देखिए इस केस में क्या करते हैं सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखिए इसके अंदर तो बहुत बड़े नंबर्स हैं, आपके पास एग्जाम में सिर्फ 15 मिनट रहेंगे, आई होप इतने बड़े नंबर्स आपको नहीं मिले। तो देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो 1800 आएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है एक x एक पूर्ण वर्ग भी है। अब ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3600 तो पूर्ण वर्ग हो सकता है ना, तो क्योंकि 16 × 60 होगा। अब वो कह रहा है इसको अगर आप 233 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा, अगर आप इसे 233 से डिवाइड करोगे तो शेष आपका 105 बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी अगेन बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑफ हटाते हैं, सबसे पहले तो देखिए ब्रैकेट हटाते हैं देन ऑफ हटाते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ऑफ हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, तो ये 6 इंटू में 10 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन हटाएंगे 1/48, ठीक है। फिर माइनस का 3 डिवाइड की जगह यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो 5 को पहले इससे ऑफ कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू में 6, ठीक है। तो 6 5 6 8 48, ठीक है ना, 2 4 और ये हो जाएगा 2 5, तो इधर कितना आ गया 5/4, ये बीच में माइनस का साइन यही वाला, तो ये हो जाएगा 2 3 और 2 5, तो ये कितना हो जाएगा 9/5, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो 25 माइनस का 4 9 36, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, सॉरी 4 5 20, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 11/20, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते देखिए वो क्या कह रहा है PQR ABC और ये है एक और ट्राइंगल PQR, सॉरी किससे सिमिलर है PRQ, तो मतलब जो सिमिलैरिटी के अंदर लिखा जाता है ना उसी फॉर्म में लिखते हैं PRQ। अब देखिए AB हमें दे रखा है 18, BC दे रखा है 10,
पी आर जो दे रखा है हमें 24 दे रखा है और हमें किसकी लेंथ बतानी है, ये बेस की लेंथ बतानी है। तो देखिए 18/24 इज इक्वल्स टू में 10/x, ठीक है ना। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40/3, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्रेन क्या करती है, दिल्ली से जाती है किसकी तरफ, दिल्ली से चल के जाएगी जयपुर की तरफ, इस डायरेक्शन में जाएगी, किस स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी ट्रेन चालू होती है 9 बजे। तो देखिए 7 बजे से 9 बजे तक कितना घंटा गुजर गया, 2 घंटे। तो वो जो फर्स्ट वाली ट्रेन थी वो 140 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है। अब जो दूसरी ट्रेन है वो निकलती है जयपुर से, किसकी तरफ, इस तरफ जाएगी, दिल्ली की तरफ जा रही है, मतलब दोनों चल रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो फर्स्ट ट्रेन थी उसका स्पीड था 70 किलोमीटर पर आवर और दूसरी जो ट्रेन है उसका डिस्टेंस कितना है, उसका स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है आपस में प्लस, तो उनकी दोनों की स्पीड कितनी हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई 160 किलोमीटर। अब वो क्या कहती हैं, यदि दोनों शहरों के बीच में 620 किलोमीटर की दूरी थी, जिसमें से 140 किलोमीटर जो फर्स्ट वाली ट्रेन थी वो तो 2 घंटे में 140 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी थी, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बचा, 480 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितने टाइम में मिल जाएंगी, 3 घंटे में। तो देखिए 9 तो हम बजा चुके थे क्योंकि हमने 2 घंटे का ट्रैवल डिस्टेंस माइनस कर दिया था, तो 9 के बाद 3 घंटे मतलब 12 बजे वो दोनों ट्रेन क्या मिलेंगी, आपस में मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारे पास है ए बी या a प्लस बी, ये क्या है 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है। अब देखिए कॉट a प्लस बी क्या है 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री कब कब आता है, या तो वो 0 डिग्री पे है या वो 90 डिग्री पे है। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला, a प्लस बी क्या है, बड़ा है किससे, 0 डिग्री से, तो हम कॉट को क्या लेंगे, कॉट के अंदर a प्लस बी कितना है 90 डिग्री, और साइन b माइनस a, b माइनस ए 1/2 कब आता है 30 डिग्री पे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस कर दूं तो ये क्या होगा, a प्लस बी माइनस का a इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से b का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री और a का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब वो क्या कह रहा है 10 का निकालना है हमें कितना 2b मतलब 120 माइनस का 3a, 3 3 ज़ा 9, तो 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री पे क्या होता है 1/√3। अब देखिए वो क्या कहता है, निशु एक स्टोर के ऊपर गई है, वहां पे उसे सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं टी शर्ट्स के ऊपर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टी शर्ट सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा। तो देखिए a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाय 100, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो देखिए फर्स्ट केस के अंदर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा है 32.8, इसके अंदर मिलेगा 34.2 और ये मिलेगा 33.12, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको किसके ऊपर मिल रहा है, टी शर्ट बी के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, किसको क्या पेंट करना है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना है, हमने पेंट करना है किसका, सिलेंडर का, ठीक है, जिसका जो रेट है वो 15 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर हमें 63 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो गया इतना और हाइट दे रखी है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है 2πRh और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेट से। तो देखिए 2πR और h मल्टीप्लाई बाय 15, तो 7 9 ज़ा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, इसे आपस में पूरा मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 11880, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक स्क्वायर पिरामिड का मॉडल है जिसका साइड है, जो स्क्वायर पिरामिड है बेस उसका स्क्वायर है, जो पिरामिड है उसका स्क्वायर कैसा है, बेस है, और उसकी स्लांट हाइट हमें L हमें दे रखा है, तिरछी ऊंचाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, हमें उसका लेटरल सरफेस बताना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में पैरामीटर ऑफ बेस, परिधि बेस की मल्टीप्लाई बाय उसकी लेटरल स्लांट हाइट, तो हाफ इंटू में
18 इंटू में 4 यही होगी परिधि, और इसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी है 15, तो ये 2 2 जा, ठीक है ना, 15 2 जा 30 इंटू में 18, 18 3 जा 54, तो आंसर कितना हो जाएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब ये तो बहुत सिंपल है। द कॉस्ट ऑफ 110 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी है, तो 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी हो गई, इतनी हो गई, और हमें किसकी बतानी है 137 की बतानी है, ठीक है। तो 137 ये सब कुछ देखिए, ये 11 8 सा 80 से आप 137 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10960। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ए बी सी जो है, देखिए ए बी सी क्या खर्च 80% क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है, तो बचा उसके पास कितना 20%, ठीक है। बी क्या कर देता है 85% स्पेंड कर देता है, ये सब परसेंटेज में, तो बचा उसके पास कितना 15%, ये एक्सपेंस है और ये उसका सेविंग है। और सी की बात करें तो 75% और फिर बचे उसके पास कितना 25%। तो देखिए अगर आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो, इनकम इज इक्वल्स टू में सेविंग डिवाइडेड बाय सेविंग परसेंटेज। अब वो हमसे क्या कह रहा है, उनकी जो सेविंग है वो कितनी है 8:9 में 9:20। तो देखिए अगर मैं ए की इनकम निकालूं तो ए की सेविंग कितनी है 8 डिवाइडेड बाय 20%, तो ए की इनकम हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 40। ऐसे ही बी की अगर हम इनकम निकालें तो 9 डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 100, ठीक है। तो बी की हमारे पास कितनी आ जाएगी, जस्ट अ सेकेंड, 15 6 90, जस्ट अ सेकेंड, 900 डिवाइडेड बाय 15, सॉरी यहाँ सही है। और सी की हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 100, 25 4 जा 4 2 जा 8 80। अब वो हमसे क्या कह रहा है, अब अगर मैं इसका A:B:C इसको सिंप्लीफाई करके उनका इनकम का रेशियो कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 2:3:4। अब वो हमसे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ए और सी, ए और सी की इनकम का डिफरेंस कितना है 18,000, और यहाँ पे कितना है 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 18,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 9,000। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकम ऑफ बी का, तो बी की इनकम का रेशियो कितना है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी 27,000। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज का मॉक थोड़ा सा टफ था, बट आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं आप उन्हें लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आते हैं तो वहाँ इतना टाइम नहीं रहेगा, 15 मिनट्स के अंदर बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप वो डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको इसका PDF मेरा टेलीग्राम के पेज पे मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।